नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है अभ्यास प्रश्न 10 के अंतर्गत इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधारित कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों के व्याख्या सहित उत्तर हम देखेंगे। तो आइए देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर। पहला, सकल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच अंतर क्या है? यानी जीडीपी एंड एनडीपी के बीच अंतर क्या है? जीडीपी और एनडीपी में क्या अंतर है? पहला ऑप्शन है संपत्ति से सरकारी आय, दूसरा ऑप्शन है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी या स्थिर पूंजी का उपभोग, और चौथा ऑप्शन है शुद्ध पूंजी निर्माण। तो आप याद रखिएगा कि जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी में से मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, मूल्य ह्रास को घटाते हैं, तो हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाती है, यानी एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। ओके, अब ये मशीनों, स्थिर जो हमारे पास मशीनें होती हैं, स्थिर मशीनों को हम जब कंज्यूम करते हैं तो उसे हम मूल्य ह्रास कहते हैं। स्थिर मशीनों का उपभोग क्या कहलाएगा? मूल्य ह्रास कहलाएगा। तो स्थिर पूंजी का उपभोग हम अगर माइनस कर देंगे तो हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो ये है मूल्य ह्रास को हम स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहते हैं। नेक्स्ट है, कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन 1962 के आसपास प्रारंभ की गई थी। इसका एकमात्र उद्देश्य था भारत को एग्रीकल्चर में डिपेंड कर देना ताकि अर्थव्यवस्था में भुखमरी को समाप्त करना। इसके अंतर्गत कुछ निश्चित क्रॉप्स को ही रखा गया तथा इसे प्रायोगिक तौर पर आजमाया गया, जिससे जैसे गेहूं, चावल, और इसे भारत के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही प्रायोगिक तौर पर अप्लाई किया गया। इसके परिणाम स्वरूप देश में 1966 के आसपास जो हमें हरित क्रांति में प्राप्त हुई वो वास्तव में बहुत अधिक सफल रही। तो इसके जन्मदाता कौन है? पहला नॉर्मन ई बोरलॉग, कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, कि गैरी बेकर, इनमें से कोई नहीं। तो वास्तव में हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग है, जिन्होंने HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग वैरायटी के प्रयोग द्वारा हरित क्रांति को सफल बनाया। नेक्स्ट है, भारत में हीरे की खानें कहां पाई जाती हैं? आपको पता होगा कि जब कोयले को अधिक प्रेशर पे रखा जाता है, यानी कोयला को जब कई वर्षों तक एक निश्चित ताप और दाब पे रखते हैं तो वो हीरे में कन्वर्ट हो जाता है। कोयले से हम हीरा प्राप्त करते हैं, क्योंकि कोयला हमें खानों से प्राप्त होता है, इसलिए कोयले का कुछ अवशेष या अंश ताप एवं दाब के कारण हीरे में कन्वर्ट हो जाता है। कि इसकी खाने कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, कि मध्य प्रदेश में, कि बिहार में, कि आंध्र प्रदेश में? तो कोयले की जो खाने पाई जाती है वो वास्तव में ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश में पाई गई है। नेक्स्ट है, भारत के किसी राज्य में कॉफी की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कहां होती है? यानी कॉफी की खेती हमारे देश में कहां पर सबसे ज्यादा होती है? पहला कर्नाटक ऑप्शन है, कि दूसरा गुजरात, कि तीसरा आंध्र प्रदेश, कि चौथा तमिलनाडु। तो इसका जो हमारे पास बेस्ट आंसर है वो है हमारे पास कर्नाटक। कर्नाटक में कॉफी की खेती सबसे अधिक पाई जाती है। भारत में कौन सा राज्य मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी है? यानी वहां पर मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है गुजरात। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार विनिवेश आयोग की स्थापना, डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन की स्थापना कब की गई थी? डिसइन्वेस्टमेंट का तात्पर्य होता है जब गवर्नमेंट का जो उत्पादन प्रक्रिया है, सार्वजनिक उपक्रम है,
उसमें से किसी एक एक्टिविटी को हम प्राइवेट सेक्टर में दे देते हैं। मान लीजिए रॉ मटेरियल कलेक्ट करने का काम है, हमने गवर्नमेंट सेक्टर से निकाल करके प्राइवेट सेक्टर को टेंडर दे दिया। मार्केटिंग का एक पार्ट हमने दे दिया प्राइवेट सेक्टर में। हमने क्या किया कि क्या कहते हैं, पैकेजिंग का एक पार्ट दे दिया प्राइवेट सेक्टर में। तो जब हम किसी सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के एक उद्यम या कंपनी का किसी एक निश्चित भाग को हम प्राइवेट सेक्टर में या पूरी कंपनी को प्राइवेट सेक्टर में दे देते हैं, तो इसे हम विनिवेश कहते हैं। और इसका एक आयोग बना था, वो कब बना था? अगस्त 1992 में, कि अगस्त 1995 में, कि अगस्त 1996 में, कि मार्च 1998 में? ये कब बना? तो इसका करेक्ट आंसर है विनिवेश आयोग अगस्त 1996 में बनाया गया, ताकि भारत में प्राइवेट सेक्टर को एक निश्चित अपॉर्चुनिटी प्रदान करना, ताकि गवर्नमेंट का बर्डन कुछ कम हो और हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी इंप्रूव हो। प्रत्यक्ष कर, जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, प्रत्यक्ष करों में से किस कर को सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होता है? तो इसमें करेक्ट आंसर है निगम कर। प्रत्यक्ष कर वो कर होता है, निगम कर, आयकर, धनकर, वन कर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जो है वो है निगम कर। निगम कर से सरकार को, ये प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर वो कर होता है, प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जब सरकार को, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सरकार जिस पर टैक्स लगाती है, जिस पर कर लगाती है, उसी से कर प्राप्त करती है, उसी से कर प्राप्त करती है। तो प्रत्यक्ष कर है, यानी इंसिडेंस एंड इंपैक्ट दोनों एक पर्सन पे होता है। यानी जिस व्यक्ति पर, मान लीजिए ए व्यक्ति पर हम कर लगाते हैं, तो उसी से कर लिया भी जाता है, वो किसी के ऊपर शिफ्ट नहीं कर पाता। दैट इज प्रत्यक्ष कर। तो भारत में सबसे ज्यादा निगम कर प्रत्यक्ष कर के रूप में हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? महारत्न ऐसी कंपनियां जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट या बहुत अधिक मार्केट शेयर दिखाती है, 9 की 10 की 12 की 8। तो वर्तमान में महारत्न प्राप्त दर्जा कंपनियों की संख्या 8 है। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध दूध के उत्पादन से है, दूध के उत्पादन से है, अर्थात भारत में दुग्ध क्रांति लाने का था, ताकि सभी व्यक्तियों को एक निश्चित मात्रा में दूध अवेलेबल हो सके। इसके लिए कार्यक्रम चलाया गया था ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम, ताकि भारत में दूध पर निर्भरता को, जो बहुत अधिक निर्भरता है, उस निर्भरता के अनुसार उनको दूध उपलब्ध कराया जा सके। और ये कार्यक्रम जो हमारा चलाया गया था, ये 1970 में चलाया गया। नेक्स्ट है, स्थिर कीमतों की तुलना में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय क्यों अधिक होती है? स्थिर कीमतों पर की तुलना में चालू कीमतों में, जो करंट प्राइस है, जो एक फिक्स्ड प्राइस है और उसकी अपेक्षा करंट प्राइस है, तो क्यों होता है? कीमतों में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि के बराबर होती है, पहला ऑप्शन। दूसरा, कीमतों में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि से अधिक होती है। उत्पादन में वृद्धि कीमतों की वृद्धि से अधिक है, केवल उत्पादन में कमी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस ऑप्शन के अनुसार कीमतों में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि से अधिक है, यानी जिस मात्रा में आउटपुट आपके देश में उत्पादन हो रहा है, उसकी अपेक्षा प्राइस जो है वो जो इंक्रीज कर रहा है, वो तेजी से इंक्रीज कर रहा है। तो उत्पादन की अपेक्षा मूल्य यदि तेजी से बढ़ेगा, तो स्थिर कीमतों की अपेक्षा चालू कीमतों पर जीडीपी यानी राष्ट्रीय आय का मान अधिक होगा। ओके, नेक्स्ट, नीति आयोग। आपने नीति आयोग का नाम सुना होगा हाल ही के दिनों में। नीति आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? हाउ मच नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द पॉलिसी कमेटी? जो आपका नीति आयोग है पॉलिसी कमीशन में, ठीक है, 11 की 12 की 13 की सरकार की इच्छा के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट। सरकार अपने इच्छा अनुसार इसको परिवर्तित करती रहती है, जितने सदस्यों की आवश्यकता होती है उनको लगाती है और बदलती रहती है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जन धन योजना किसके लिए प्रारंभ की गई है? प्रधानमंत्री
जन धन योजना किसके लिए प्रारंभ की गई है? गरीब लोगों को अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर आवास ऋण उपलब्ध कराने के लिए, पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए, देश में वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए, उपाधिक मार्जिनाइज जो सबसे समाज के नीचे कमजोर तबका उसका समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, यानी किसके लिए जो हमारे पास प्रधानमंत्री जन धन योजना चालू की गई है वो किसके लिए चालू की गई है? यानी जन धन योजना का तात्पर्य क्या है? जन जन तक धन से संबंधित स्कीम्स को पहुंचाना, और याद रखना उस धन का अन्य लोग प्रयोग न करने पाए, जिस व्यक्ति का अधिकार है वही प्रयोग करे। यानी ये एक प्रकार से वित्तीय समावेशन अर्थात सभी को धन से संबंधित लिटरेसी और प्रयोग को बढ़ाने की बात कही गई थी, इसीलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना चालू की गई। जैसे गैस की सब्सिडी है आपके अकाउंट में पहुंच जाए, पहले अगर आपका अकाउंट नहीं लिंक था तो दूसरे व्यक्ति के पास जा सकता था, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सभी का अकाउंट खोला और जितनी सब्सिडी थी उनके अकाउंट में ट्रांसफर करने की बात कही गई। ओके, बाल श्रम उन्मूलन की योजना किसका अंग है? या अर्थात भारत में जो चाइल्ड लेबर है वो बिल्कुल ना हो, ये किसका पार्ट है? प्रधानमंत्री की रोजगार योजना का, रोजगार बीमा योजना का, शहरी निर्धनता निवारण योजना का, कि प्रधानमंत्री की 3 नई कल्याण योजनाओं का? तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? बाल श्रम उन्मूलन अर्थात कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा, उसको श्रम करने की आवश्यकता ना पड़े, अर्थात उसे हम श्रम में ना लगाएं ताकि वो स्कूल जाने की उम्र में कार्य ना करे। ये योजना किसके अंतर्गत आती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, 3 नई कल्याण योजनाओं का ये पार्ट है जिसके अंतर्गत बाल श्रम उन्मूलन योजना अपनाई गई। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की शुद्ध साख में वृद्धि किस प्रकार के बजट घाटे को प्रदर्शित करती है? मतलब केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की शुद्ध साख में वृद्धि, क्रेडिट बढ़ना, क्रेडिट इंप्रूव करना, किस प्रकार के बजट घाटे को प्रदर्शित करती है? कौन सा टाइप का बजट घाटा होगा? बजटीय घाटा कि राजस्व घाटा कि राजकोषीय घाटा कि मौद्रिक घाटा? कौन सा ये घाटा शो करेगा? तो ये एक प्रकार से राजस्व घाटा का शो करता है। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? फ्रांस में कि जर्मनी में कि इंग्लैंड में कि अमेरिका में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इंग्लैंड की क्रांति। आपने बहुत अधिक छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति जिसमें मशीनीकरण पहली बार हुआ था और वो हमारे कच्चे माल को लेकर के अपने देश में जाते थे और वहां पे से पका पकाया माल हमारे लिए बड़े महंगे, हमने बहुत अधिक सुना है सारी कहानियां। नेक्स्ट है, भारत में भूमि क्षेत्र का कितना भाग वन से आच्छादित है? जो इंडिया का है वो भूमि क्षेत्र का कितना भाग वन है, यानी जो हमारे पास इंडिया में लैंड है उसका कितना पार्ट वन से आच्छादित है? 1/5 भाग, 1/4 भाग, 1/3 भाग या 1/2 भाग? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 1/5 भाग, यानी 20% जो हमारा पोर्शन है वो उसमें वन है, फॉरेस्ट है। नेक्स्ट है, संकेतात्मक नियोजन किस सिद्धांत पर आधारित है? संकेतात्मक, संचालन और निष्पादन में केंद्रीकरण पहला ऑप्शन, दूसरा संचालन और निष्पादन में विकेंद्रीकरण, तीसरा क्षेत्रीय उत्पाद का विस्तृत ब्यौरा या चौथा जनता द्वारा नियोजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है संचालन और निष्पादन में विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कौन सा उद्योग सबसे बड़ा है? अब आप बताओ, खनन उद्योग कि विद्युत उद्योग कि बैंकिंग उद्योग कि कपड़ा उद्योग? कौन सा उद्योग सबसे ज्यादा बड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर है कपड़ा उद्योग हमारे देश का सबसे बड़ा उद्योग है। नेक्स्ट, नायक समिति का संबंध किससे है? किसके लिए नायक समिति गठित की गई? कुटीर उद्योगों से संबंधित है कि लघु उद्योगों से संबंधित है
कि भारी उद्योगों से संबंधित है कि इनमें से कोई नहीं। तो कुटीर उद्योग का जो संबंध है वो है लघु उद्योगों से। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में? जो सार्वजनिक क्षेत्र यानी गवर्नमेंट सेक्टर के जो बैंक हैं, उनकी वाणिज्यिक जो बैंक हैं, उनकी सबसे ज्यादा ब्रांचेस कहां पर है? उत्तर प्रदेश में कि महाराष्ट्र में कि गुजरात में कि कर्नाटका में? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनकी सर्वाधिक शाखाएं उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय समंको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? जो हमारे पास देश में राष्ट्रीय आय कैलकुलेट की जाती है वो किसके द्वारा किया जाता है? जो नेशनल इनकम हमारे देश में काउंट करती है वो कौन सी एजेंसी है? योजना आयोग करती है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है कि वित्त मंत्रालय करता है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है? आप बताइए। भारत में राष्ट्रीय आय कैलकुलेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना, राष्ट्रीय आय कैलकुलेशन काउंटिंग डी ऑप्शन यानी CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? जो हमारे देश में राष्ट्रीय विकास परिषद बनाई जाती है उसका पदेन सचिव कौन है? वित्त मंत्रालय का सचिव, लोकसभा का महासचिव, नीति आयोग का सचिव या नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है नीति आयोग का सचिव ही राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी क्या है? नाबार्ड। नाबार्ड 1982 में स्थापित किया गया था ना, 1982 में। बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? ये जो नाबार्ड था एग्रीकल्चर यानी रूरल डेवलपमेंट के लिए, ताकि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए अधिक से अधिक लोन प्रोवाइड किया जाए, वो स्थापना किस समिति, कौन सी समिति ने इस तरह के बैंक खोलने की सिफारिश की थी? आप बताइए। लोकलेखा समिति, शिवारमन समिति, नरसिंघम समिति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, शिवरामन समिति। शिवरामन समिति ने हमें कहा था, हमें बताया था कि रूरल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए एक अलग हमको RBI की तर्ज में बैंक की आवश्यकता है और वो बैंक होना चाहिए नाबार्ड, जिससे हमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक अपना ऋण ले सके। इसके उद्देश्य के लिए 1982 में इस बैंक को खोला गया। नेक्स्ट है, चीनी के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? हम चीनी कितना बनाते हैं? शुगर, चीनी हम कितना बनाते हैं? भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या 5? कौन सा रैंक है हमारा चीनी उत्पादन में? तो दैट इज सेकंड रैंक है। हम भारत विश्व में हम सेकंड रैंक पर हैं चीनी के उत्पादन में। नेक्स्ट है, भारत में प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? ऐसा राज्य जिसकी पर कैपिटा इनकम क्या है? मिनिमम है। बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, आप लोग समझ ही गए होंगे। बिहार, बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? जो नेशनल इनकम होती है इसमें सबसे कम योगदान किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का या तीनों का योगदान समान है? तो याद रखना, राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे कम है इस समय। और सबसे ज्यादा आप बताइएगा आंसर क्या है? सबसे ज्यादा का आंसर आप ढूंढिए, लेकिन सबसे कम इस समय योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है। नेक्स्ट, इको मार्क किस उत्पाद पर की चिन्ह होता है? ठीक है, जब इको मार्क हम किसी, मान लीजिए मेरे पास कोई प्रोडक्ट है उसमें इको मार्क लगा है, तो ये इको मार्क को मैं क्या समझूं? किफायती कीमत वाला है, कि पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, कि नष्ट होने वाला नहीं है या अच्छी किस्म का है? तो क्या हम समझे? तो 27 नंबर पे आपका पर्यावरण है, अर्थात ये पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है और इसके अगर हम इसका इको मार्क लगा है तो यानी ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप देख रहे हो प्लास्टिक की बोतलों का प्रयोग कर रहा है, प्लास्टिक की बोतलों से क्या होता है कि 500 साल डिग्रेड नहीं होगा।
आने वाले दिनों में केवल प्लास्टिक होगा। हिंद महासागर में आप देखिए जाके कितनी अधिक प्लास्टिक भर गई है और वो कभी समाप्त नहीं होगी। हमारी आगे आने वाली जनरेशन हम पर एक प्रकार से क्वेश्चन मार्क उठाएगी कि आपने ऐसा क्यों किया। तो याद रखना, इको मार्क प्रोडक्ट हमको यूज करना चाहिए ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान ना होने पाए। तो आप इको मार्क अवश्य देखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का सकल घरेलू बचतों में सर्वाधिक योगदान किसका है? जो हमारे देश में जो बचतें होती है, सकल घरेलू बचतें होती है, इसमें योगदान किसका है? घरेलू क्षेत्र का, कि सरकारी क्षेत्र का, कि सार्वजनिक क्षेत्र का, कि निजी उद्यम क्षेत्र का, किसका है सबसे ज्यादा? तो याद रखना, घरेलू क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का संबंध किससे है? वय वंदन योजना वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन से, गरीब बालिकाओं की शिक्षा से, ग्रामीण महिलाओं के कल्याण से, या शहरी बच्चों के कल्याण से? तो वयोवृद्धि जो है वो वास्तव में वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना से संबंधित है कि हमें हमारे जो वय है, हमारे वृद्ध है, हमारे वरिष्ठ है, उनकी पेंशन कैसे है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्रता से पूर्व भारत का राष्ट्रीय आय, जो हम जब स्वतंत्र नहीं हुए थे उसके पहले भारत का राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? यानी जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ उसके पूर्व भारत की नेशनल इनकम कैलकुलेट किसने किया था? NSSO ने, कि CSO ने, कि दादा भाई नौरोजी एवं फिडेले सिराज ने, कि उपरोक्त सभी ने? किसने किया था? तो याद रखना, करेक्ट आंसर है आपका सी इज द करेक्ट आंसर। दादा भाई नौरोजी एवं फिडेले सिराज ने मिलकर करके राष्ट्रीय आय कैलकुलेट की थी और इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय में बताया कि भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है, और ये स्वतंत्रता के पूर्व भी हुआ, कैलकुलेट हुआ था। तो इस प्रकार आज हमने 31 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधारित सामान्य प्रश्न थे, जो मुख्यतः आपके अधिकतर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आप इनको जरूर याद करिएगा और समझिएगा और इससे संबंधित अन्य प्रश्नों को भी आप देखिएगा। तो अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमें अवश्य कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।